सोचिए, वो दौर था पहले विश्व युद्ध के बाद का। भारत एक उम्मीद और बेचैनी के मोड़ पर खड़ा था। एक तरफ आजादी की आग धधक रही थी और दूसरी तरफ लाखों भारतीय सैनिक घर लौट रहे थे, इस उम्मीद में कि अब उन्हें स्वराज मिलेगा, अपना राज मिलेगा। लेकिन ब्रिटिश सरकार के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने इनाम में हक नहीं, बल्कि एक ऐसा कानून दिया जो दमन का नया हथियार था। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे, ये उस काले कानून की पूरी कहानी बयां करते थे, जिसने लाखों हिंदुस्तानियों से उनके बुनियादी हक छीन लिए थे। मतलब कोई सुनवाई नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, बस शक हुआ और आपको अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल दिया गया। साफ तौर पर यह भारतीयों के हौसले को कुचलने की एक सोची समझी चाल थी। तो इस सब की शुरुआत हुई एक कानून से। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कानून था क्या और कैसे ये एक भयानक त्रासदी की वजह बन गया। इस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट और इसने अंग्रेजी हुकूमत को बेहिसाब ताकत दे दी थी। आप सोच सकते हैं, सिर्फ शक के आधार पर, बिना किसी सबूत या सुनवाई के किसी भी भारतीय को 2 साल के लिए जेल में डाला जा सकता था। ये लोगों की आज़ादी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला था। इसीलिए तो महात्मा गांधी ने इसे नाम दिया था काला कानून। यहां पर आप उम्मीद और असलियत का फर्क साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ भारतीय थे जो विश्व युद्ध में अपनी जान की बाजी लगाकर स्वराज और सम्मान की उम्मीद कर रहे थे, और दूसरी तरफ थी कड़वी हकीकत, उन्हें मिला दमन और बिना किसी जुर्म के जेल जाने का डर। अब जाहिर है, इस काले कानून के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा था, आग सुलग रही थी। लेकिन इस आग का सबसे बड़ा शोला भड़का पंजाब के दिल अमृतसर में। चलिए आगे देखते हैं कि कैसे ये शहर एक ज्वालामुखी के मुहाने पर आ खड़ा हुआ। तो देखिए, अमृतसर में हुआ क्या। सब कुछ बहुत तेजी से बिगड़ा। पहले डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की अगुवाई में शांति से विरोध हो रहा था। फिर सरकार ने इन दोनों बड़े नेताओं को चुपके से गिरफ्तार करके शहर से बाहर भेज दिया। बस इसी एक चिंगारी ने पूरे शहर में गुस्से की आग लगा दी और हालात संभालने के नाम पर शहर को सौंप दिया गया जनरल डायर के हाथों में, एक ऐसा अफसर जिसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। और इस पूरी कहानी का केंद्र है जलियांवाला बाग। इसे कोई पार्क समझने की भूल मत कीजिएगा। ये एक खुला मैदान था जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थीं। और सबसे जरूरी बात जो इसे एक मौत का जाल बनाती थी, वो थी अंदर बाहर जाने के लिए सिर्फ एक छोटा सा तंग रास्ता। ये एक बाग नहीं, एक जाल था। तारीख थी 13 अप्रैल 1919। बैसाखी का दिन, त्योहार का माहौल था। उस दिन उस बाग में 20,000 से ज्यादा लोग जमा थे। और वहां सिर्फ आंदोलन करने वाले नहीं थे, अरे वहां तो परिवार आए थे, बच्चे थे, औरतें थीं, सब बैसाखी मनाने आए थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उनकी खुशियां कुछ ही पलों में मातम में बदलने वाली हैं। और अब हम पहुंचते हैं इतिहास के उस सबसे काले पन्ने पर, वो पल जिसने भारत की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। बाग के अंदर लोग बेखबर थे, त्योहार मना रहे थे, भाषण सुन रहे थे, लेकिन बाग के बाहर मौत खुद चलकर आ चुकी थी। जनरल डायर अपनी फौजी टुकड़ी लेकर आया और आते ही उसने वो एक अकेला रास्ता बंद कर दिया। ना कोई चेतावनी, ना भीड़ को हटने के लिए कहा, कुछ नहीं, बस एक सर्द आवाज में एक हुक्म दिया, फायर। 10 मिनट, पूरे 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रहीं। सोचिए, 600 सेकंड तक निहत्थे लोगों पर मौत बरसती रही। गोलियां तब रुकीं जब सैनिकों के पास वो लगभग खत्म हो गईं। बस उन 10 मिनटों ने हिंदुस्तान के दिल पर एक ऐसा जख्म दिया जो शायद आज तक नहीं भरा है। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोचा समझा नरसंहार था। सैनिकों को साफ साफ कहा गया था कि वहीं निशाना लगाओ जहां सबसे ज्यादा भीड़ हो। भागने का तो कोई सवाल ही नहीं था, वो एक लौता रास्ता बंद था। लोग दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भी बहुत ऊंची थीं। कई लोगों ने जान बचाने के लिए एक कुएं में छलांग लगा दी। वो कुआं वो भी लाशों से भर गया। जब गोलियों की आवाज थमी तो उसके बाद की खामोशी और भी ज्यादा डरावनी थी। चारों तरफ बस चीखें और लाशें थी, और उसी खून से लथपथ मिट्टी पर एक कसम खाई गई, एक वादा किया गया। अब देखिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया। उन्होंने दुनिया को बताया कि सिर्फ 379 लोग मरे हैं, सिर्फ 379, जबकि असलियत ये थी कि 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। ये तो सरासर झूठ था, दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश और मारे गए लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था।
और उसी लाशों के ढेर के बीच एक नौजवान था, उधम सिंह, जो कुछ देर पहले लोगों को पानी पिला रहा था। वो अपनी आंखों से ये सब देख रहा था, सुन था। और कहते हैं उसी पल उसने जलियांवाला बाग की खून से सनी मिट्टी हाथ में उठाई और एक शपथ ली। ये सिर्फ गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, ये एक प्रण था, एक ऐसा प्रण जो अब उनकी जिंदगी का इकलौता मकसद बन गया था। एक ऐसी कसम जो अगले 2 दशकों तक उनकी रगों में खून बनकर दौड़ती रही। और यहीं से शुरू होती है एक 21 साल लंबी कहानी, बदला नहीं बल्कि न्याय हासिल करने की कहानी। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने अपनी कसम पूरी करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। देखिए, उधम सिंह का निशाना जनरल डायर नहीं था। वो जानते थे कि डायर तो बस एक प्यादा था। असली खिलाड़ी, असली गुनहगार तो वो था जिसने इस पूरे हत्याकांड को हरी झंडी दी थी और बाद में इसे सही भी ठहराया था। पंजाब का गवर्नर सर माइकल ओ डायर। अब मकसद बिल्कुल साफ था। ये 21 साल आसान नहीं थे। उधम सिंह ने क्या कुछ नहीं किया। नाम बदले, देश बदले, अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक घूमे, जेल भी गए, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, उनकी आंखों के सामने जलियांवाला बाग का वो खूनी मंजर। और आखिर में वो लंदन पहुंच गए, दुश्मन के घर में, और वहां भी उन्होंने 6 साल, पूरे 6 साल सही वक्त का इंतजार किया। और फिर वो दिन आ ही गया। 13 मार्च 1940, लंदन का कैक्सटन हॉल। माइकल ओ डायर स्टेज पर भाषण दे रहा था और भीड़ में बैठे थे उधम सिंह, एक किताब के अंदर रिवॉल्वर छिपाकर। 21 साल का सब्र बस कुछ ही पलों में खत्म होने वाला था। भाषण खत्म हुआ और उधम सिंह ने अपनी गोलियों से 21 साल पुराना हिसाब चुकता कर दिया। और कमाल की बात यह है कि वो भागे नहीं, उन्होंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। और अदालत में जो उन्होंने कहा वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा, मैंने उसे मारा क्योंकि वो इसी के लायक था। उसने मेरे लोगों की आत्मा को कुचलने की कोशिश की, इसलिए मैंने उसे कुचल दिया। और जब जज ने उनका नाम पूछा तो जानते उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपना नाम बताया, राम मोहम्मद सिंह आजाद। एक ही नाम में 3 धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख। ये अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा था। हाँ, उधम सिंह को फांसी हो गई, लेकिन उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। उनकी शहादत ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। और उनकी ये कहानी आज भी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या कभी-कभी एक इंसान का लिया गया बदला पूरे देश के लिए न्याय की गूंज बन जाता है। ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं, बल्कि उस जज्बे की है, उस मिट्टी